उसके बाद फिर आपको एडवांस बुक पे जाना चाहिए, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। देन आई मस्ट से, देखिए आपने इसको अच्छे से पढ़ा, आपके माइंड ने चीजों को एब्जॉर्ब भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। बट आई मस्ट से कि जो इंडियन लक्ष्मीकांत ये जो बुक है, नाउ मेंस के इश्यूज एनालिसिस के लिए ये बुक आज के दिन सफिशिएंट नहीं है। आपके मेंस में जीएस पेपर 2 में अच्छे नंबर नहीं आने वाले दोस्तों, इससे आपके अराउंड आ जाएंगे 85-90 तक आ जाएंगे, लेकिन आपको 100-110 टच करने के लिए आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ अगेन ये कौन विकसित करेगा? आई अगेन से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी। ये जैन फ्रेंड्स अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। टुडे सेशन इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिसोर्स लिस्ट और द बुक लिस्ट, रादर टुडे सेशन इज बियॉन्ड दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि जो रिसोर्स लिस्ट और बुक लिस्ट है, पहले तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। आपको ऑप्टिमाइज करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिसोर्स लिस्ट और बुक लिस्ट है उनको यूटिलाइज कैसे करना है इफेक्टिवली, सो दैट आपका जो टाइम है वो भी कम लगे, आपको सारी चीज समझ में भी आ जाए, और उसके साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है, जो समझा है, उसको इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करें कि वो आप एग्जाम में उसको यूटिलाइज कर पाए। भले ही वो प्रीलिम्स हो, भले ही वो मेंस हो, भले ही वो इंटरव्यू हो, आपको तीनों स्टेजेस पे सारी चीजें एकदम स्पष्ट और क्लियर हो जाएं। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर लुकिंग इनटू द रिसोर्स लिस्ट एंड द बुक लिस्ट, we need to first understand the syllabus, and also we need to understand the process, the 3-stage process of this examination. Now देखिए, we need to start with the 3-stage process of this examination. सबसे पहले तो आपको रफ आइडिया होगा कि this particular exam has 3 stages. जो पहली स्टेज है, it is about the prelims, और यूपीएससी ने इसका भी सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ साथ मेंस को जो सेकंड स्टेज है उसका भी सिलेबस यूपीएससी ने आपको डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और उसके साथ साथ जो ऑप्शनल जो भी आप ऑप्ट करें उसका भी सिलेबस यूपीएससी ने आपको प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ इंटरव्यू। सो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अभी स्टार्ट करें एंड यू आर जस्ट प्लानिंग कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो उसमें आपकी सहूलियत हो, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल स्क्रैच से स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अब देखिए 3 स्टेजेस हैं और तीनों स्टेजेस में अलग अलग आपके पास जो सिलेबस है वो अलग है। यहां पर इंटरव्यू में कुछ गाइडलाइंस है कि आपको कैसे इंटरव्यू की गाइडलाइंस और किस चीज को फॉलो करना चाहिए और हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक जो कैंडिडेट है उससे। अब देखिए इनका हमारे पास सिलेबस है और यहां पर जो पेपर है प्रीलिम्स में वो 2 पेपर हैं, जैसे कि जीएस स्टडी वो जनरल स्टडीज पेपर 1 और है जनरल स्टडीज पेपर 2 जिसको हम सीसेट बोलते हैं, और इनका सिलेबस भी यूपीएससी ने बिल्कुल डिफाइन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी के साथ साथ जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप मेंस की स्टेज में एंटर करते हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में। और एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो मेंस है उसमें आपका सबसे पहला पेपर होता है एसए, उसके बाद होता है जीएस 1 पेपर, उसके बाद जीएस 2, उसके बाद जीएस 3, फिर होता है जीएस 4 पेपर। इसका मतलब ये टोटल 5 हो चुके हैं, 4 तो जीएस के पेपर और 1 एसए का पेपर। उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे और 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, तो टोटल आपके पास 9 पेपर होंगे। लेकिन जो लैंग्वेज के जो पेपर होंगे, जैसे कि लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी के जो भी पेपर हैं, जो भी आप चूज करेंगे, उसमें एक तो इंग्लिश कंपलसरी होगी और एक लैंग्वेज आप जो यूपीएससी प्रोवाइड करेगा आपको उस लिस्ट में से आप अपनी सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इन 2 जो भी लैंग्वेज के जो पेपर होंगे, आप इन 2 में से आप अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी मेंस में, और जो मेंस के जो स्टेज है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसी के मार्क्स आपके रैंक लिस्ट में ऐड होंगे। और जो स्टार्टिंग के मैंने जो आपको 7 बताए, 1 एसए, 4 जीएस के पेपर और उसके साथ साथ 2 ऑप्शनल, तो ये जो 7 पेपर हैं मेंस में, इनके नंबर ऐड होंगे इंटरव्यू में और उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ है वो बनती है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द स्टेजेस के जो प्रीलिम्स की स्टेज है, मेंस की स्टेज है और जो इंटरव्यू की स्टेज है, ये 3 स्टेजों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। नाउ हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए यूपीएससी ने इसका सिलेबस भी दिया है आपको प्रीलिम्स का, यूपीएससी ने आपको मेंस का भी डिटेल्ड एकदम बुकलेट टाइप से सिलेबस दिया है। आप मान सकते हैं उसको बुकलेट, क्योंकि एक जीएस पेपर 1 उसके टॉपिक्स हैं और उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो आपको सारी चीज कवर करनी होती है। तो पूरा सिलेबस है, एक बुकलेट टाइप से सिलेबस है। तो मेंस भी आपके पास अवेलेबल है, प्रीलिम्स भी अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर जो भी सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे या इसमें जो भी सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस। ये अगर मेंस की प्रिपरेशन है और ये मेंस का सिलेबस है, तो प्रीलिम्स इसी के अंदर ओवरलैप करता है। इसका मतलब क्या है, द ब्रॉडर पिक्चर इट इज अबाउट द मेंस। और जो प्रीलिम्स का है वो अगर आपने अच्छे से मेंस पढ़ा है, अगर आपकी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली व्हाट आई सेड, कि अगर आपने मेंस को अच्छे से पढ़ा है और मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करी है और आपको हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर आपने विकसित कर ली है, तो आपका प्रीलिम्स का पेपर जो आसान हो जाएगा, आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स में जस्ट यू फोकस ऑन कि आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं और आपने केवल और केवल फैक्ट्स पे फोकस किया,
अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं किया तो ये भी स्टेज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी फर्स्ट स्टेज भी। दो इट सीम्स लाइक कि आपको लगेगा, अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रीलिम्स में तो जस्ट टिक लगाना, इसमें तो फैक्चुअल कुछ पूछा हुआ है, आपको फैक्ट्स ज्यादा पढ़ने इसमें। आई विल से कि आप भी फैक्ट तभी पढ़ पाएंगे, उनको तभी समझ पाएंगे, उनको तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे, वो आपको तभी याद होंगे जब आपने उनको इशू वाइज समझा हो, जब आपने उनका मूल्यांकन किया हो, उसमें उनका एनालिसिस किया हो, तभी वो आपको जाकर के फैक्ट्स याद हो सकते हैं। अदरवाइज आपको इतने सारे फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूजन में आएंगे, और ये मैंने बताया आपको प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। आपको सिलेबस देख करके क्या समझ में आया, मतलब तीनों स्टेजेस देख करके क्या समझ में आया कि यस यहां का कुछ सिलेबस है, यहां का कुछ सिलेबस है, और यहां का अगर आप यहां पर फोकस करते हैं मेंस पे जिसका ब्रॉडर सिलेबस है, तो प्रीलिम्स का आपको जो कंप्लीशन है वो इसी के अंडर आपका हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके और मिला करके मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाता हूं और उनकी हम लिस्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट उस पर चलते हैं। देखिए यहां पर फोकस करिए। अब जो सब्जेक्ट जो लिस्ट है पहले उसको देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें प्री और मेंस मैंने दोनों को ऐड किया और कैसे कैसे है उनको देखते हैं। देखिएगा ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिनको मैं बोलता हूं कि ये कोर है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर इसमें कहीं भी वीकनेस है, इफ आई से कि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में भी अगर वीकनेस है, अगर एक सब्जेक्ट भी कमजोर है, तब आपकी जो तैयारी है उसके जो पिलर मूलभूत स्तंभ होगा आपकी तैयारी का, उसी में से एक कमजोर हो गया तो इसका मतलब आपकी तैयारी ढहने वाली है, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मार खाने वाले हैं। बी इट प्रीलिम्स में, बी इट मेंस, आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जितने भी आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी, जैसे इकोनॉमिक्स, ये आपके बड़े मजबूत होने चाहिए। और हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आई यूज द वर्ड हाई लेवल ऑफ द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फैक्ट से बात नहीं बनेगी, फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, फैक्ट अपने आप धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा तो फैक्ट अपने आप आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप रेगुलरली उनको रिवाइज करेंगे तो आपकी अपने आप बात बन जाएगी। उस पर ज्यादा स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। तो ये जो चार सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, और ये फंडामेंटल है, याद रखिएगा, ये कोर है, ये फंडामेंटल है और ये कोर सब्जेक्ट है, ये फंडामेंटल है और ये कोर सब्जेक्ट है। इन पे आपका ध्यान होना चाहिए, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेजेस में आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा नाउ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, विदाउट इनके आपका जो पेपर वो नहीं निकलने वाला, बट आई स्टिल से कि इनको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया। बिकॉज क्यों, इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों आएंगे तो सही, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ज्यादा फंडामेंटल है। इनमें कहीं भी आपकी अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आप गए। कमी यहां पर भी नहीं रहनी चाहिए, बट इनके कंपैरिजन में इनका जो सिलेबस है और इनकी जो वेटेज है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेटेज देखेंगे तो ज्यादा है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये तो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, देखिए 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप एनवायरमेंट उठाइए, आप साइंस एंड टेक इस बार 20 क्वेश्चंस आए हैं। ये साल से कि कोई बात नहीं, इस बार ही तो आए हैं, आप पिछले बार उठा करके देख लिया 12-13, लेकिन यहां पर जितनी एक्यूरेसी आपकी मिलेगी उससे ज्यादा एक्यूरेसी यहां पर देखने को मिलेगी। इस बार का प्रीलिम्स उठा करके देख लीजिएगा, दोनों में जस्ट मैंने ऐसी बाइफरकेट किया है कि यहां पर आपका फोकस अगर ज्यादा है तो आपको यह भी अल्टीमेटली अच्छे से समझ में आएगा। ज्योग्राफी अच्छे से समझते हैं, हिस्ट्री अच्छे से समझते हैं, पॉलिटी अच्छे से समझते हैं, तो आपको आईआर भी अच्छे से समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू कन्वे दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से समझते हैं तो आपका एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। साइंस एंड टेक एक अलग है, कोई बात नहीं, उसको आपको थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको साइंस का बायोटेक्नोलॉजी एडवांस में पढ़नी है, नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस में पढ़नी है आपको, और भी आपको कुछ टॉपिक्स है जो एडवांस में पढ़ने हैं, तो उनका आपको बेसिक पता भी होना चाहिए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपका बेसिक ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन अल से कि अगर इन चार में कमी रही तो यहां पर भी जो आपका एनवायरमेंट है उसमें भी कमी रह जाएगी, आईआर में भी कमी रह जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके पास जो ये सब्जेक्ट है ये फंडामेंटल है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, कॉम्प्रोमाइज इनमें भी नहीं हो सकता। बट आई स्टिल से कि यहां विदाउट कंप्लीटिंग होलिस्टिकली दीज सब्जेक्ट्स, आप अगर ये करना चाहेंगे तो आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी मजबूत नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई मैंने इनको दोनों को बाइफरकेट किया है। अब देखिए जो मैंने भी ये सब्जेक्ट लिखे हैं ये सारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। ये जो दोनों स्टेजेस है ना जो हमने डिस्कस करी, इन दोनों में ओवरलैप है ये सारे सब्जेक्ट। अब देखिएगा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पास प्रीलिम्स में इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से बड़े महत्वपूर्ण है और मेंस में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिएगा ऐसे कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एथिक्स, जीएस पेपर 4 एक डेडिकेटेड पेपर है एथिक्स का। उसके साथ साथ फिर है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और इनफैक्ट एक के राउंड ही आ रहा पिछले 3-4 साल से। 2023 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री से, बट स्टिल आपको पढ़नी तो पड़ेगी। बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े बिना आपके कुछ जो कंसेप्ट होंगे आईआर में वो थोड़े से वीक रह सकते हैं, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन का रिलेशन है मान लीजिए। अब अगर आपको पता ही नहीं हिस्ट्री क्या है, पता ही नहीं 1950 के बाद से इजराइल कैसे बना, कैसे जो यूएन का रेजोल्यूशन पास हुआ, और आपको वो जो माइग्रेशन से रिलेटेड इशू है
ये सारे के सारे अगर कुछ पता ही नहीं है आपको तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो विकसित होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन से इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट को वो मिला, अनुमति मिली, फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन आया, फिर 5 डे वार आया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बस चीजों को मगअप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो किसी काम की नहीं है। मगअप आता है बाद में, अंडरस्टैंडिंग जो स्टेज आती है वो पहली है, उसके बाद आता है मेमोराइजेशन, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है जैसे सोसाइटी, एक और है सोशल जस्टिस। जैसे सोसाइटी जीएस पेपर 1 में है, सोशल जस्टिस जीएस पेपर 3 में है। इनसे रिलेटेड यहां से मान लीजिए सोसाइटी से 3 से या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको सोशल जस्टिस से 3 या 4 के अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ है जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं, इनकी वेटेज किसमें, मेंस में ज्यादा है, और इनका जो सिलेबस है आपको थोड़ा पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में आपको कुछ 10 या 12 लेक्चर के अराउंड अगर आप कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको करंट का उसमें एडिशन करके और मेंस में बैठना पड़ता है, और आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है दे आर मेनली बिकॉज ऑफ द मेंस पर्सपेक्टिव। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू, खुद सोचिएगा। देखिए आपने देख लिया कितनी स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में, 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम स्टेज, मेन स्टेज, इंटरव्यू। आपने सिलेबस देख लिया, और मैं सिलेबस आपको बता नहीं रहा हूं कि मैं आपके पास सिलेबस की लिस्ट लेकर के आया हूं, वो मैं अभी इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी बाद के वाले सेशन में देख लेंगे। नाउ आपको पता चल गया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया आपको। अब मुझे बताइएगा ये जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकती, ये आप कैसे कंप्लीट करना चाहेंगे? बड़े रोबस्ट होने चाहिए, आपके मजबूत होने चाहिए। देन आई विल से कि यहां पर आपके पास अगर आपने एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी बिल्कुल है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने एनसीईआरटी आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता नहीं विकसित हो या ना हो, आप इस प्रकार से पढ़ लें तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। मान लीजिए कोई आपको ये बता दे कि हाउ यू नीड टू रीड दिस, आपको सारी चीजें पॉइंट आउट करके बता दे, आपको ये बता दे कि यस आपको कैसे पढ़ना है, इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे है। अदरवाइज क्या करेंगे आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन लेटर सपोज के हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप उसमें क्या करेंगे कि उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ लेंगे। जस्ट ईस्ट में ईस्टवर्ड कौन सा है, वेस्टवर्ड कौन सा है, नॉर्थ में नॉर्थवर्ड लोकेशन कौन सी है, साउथवर्ड लोकेशन कौन सी है, डायमाबाद में क्या मिला है। आप ऐसे फैक्ट्स केवल वो फैक्ट पढ़ लेंगे। बस आपको ये नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट में क्यों थी, क्यों यूपी बिहार में नहीं थी, जबकि फर्टाइल सॉइल वहाँ है, पानी वहाँ है, और सारी बारिश भी वहाँ है, लेकिन ये फिर ड्राई और सूखे इलाके में क्यों थी। दो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूं, लेकिन आपने सब पढ़ लिया, हर चीज पढ़ ली, आपको बेसिक नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको बुक्स में आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। देन ऑल से आप कहीं से भी पढ़िए, देखिए अगर खुद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इट्स वेरी गुड, फिर तो खुद से ही पढ़िए। उन बुक्स को मैं बुक्स आपको बताने वाला हूं। अदरवाइज आई विल से कि ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे भी मजबूत करिएगा, कैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका पार्ट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें आपको मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, और इसमें आप हो सके तो जहां से भी गाइडेंस लेना चाहे, आपका मन करे अनअकैडमी से गाइडेंस लेने का, आप अनअकैडमी से लीजिएगा। बट आई मस्ट से कि किसी ना किसी एक्सपर्ट की इसमें गाइडेंस प्लीज जरूर लीजिएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से, कहीं से भी आप करिएगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, अल नोट से कि आप अनअकैडमी से करिए या कहीं से भी करिए, बट आई मस्ट से कि इस वाले पार्ट में प्लीज और प्लीज अपना फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आप गाइडेंस जरूर कहीं से लीजिए, कहीं से क्लासेस लीजिए, इनको कंप्लीट करिए। और उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी जो मैं स्टैंडर्ड बुक आपको बताऊंगा, जस्ट आपको एनसीईआरटी ही बताऊंगा, देखना। लेकिन एनसीईआरटी में जो गागर में जो सागर लिखा हुआ है वो आप तभी समझ पाएंगे जब कोई आपको समझाए, कोई ट्यूटर आपके पास हो, वो आपको वो ऐसी चीजें उसमें से ऑब्जर्व कराएंगे जो आपने यस आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आप कहेंगे यार यस ये बेसिक क्वेश्चन तो समझ में, ये तो बेसिक क्वेश्चन तो माइंड ने किया ही नहीं था। So that is why I am saying कि यहां पर आपके पास स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपका माइंड कैपेबल है बुक से एक्सेप्ट करने के लिए चीजें, तो मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा। लेकिन अगर नहीं है, नहीं हो पा रहा, जैसे 99% एस्पिरेंट्स को और इन सबको जरूरत पड़ती है किसी गाइडेंस की, किसी ट्यूटर की, पढ़ने के लिए चीजें ऐसे लीजिएगा, उनकी क्लासेस करिएगा, उसके बाद से उन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि उनमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई से कि मैं इनमें कोई भी आपको बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा उससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। लेट अस से कि आईआर से रिलेटेड मैं आपको इजीली बुक रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन आईआर की वेटेज इस बार प्रीलिम्स में जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, 2 मेंस में इसकी वेटेज है। विदाउट आईआर आपको बहुत सारी चीजें वैसे समझ में नहीं आने वाली, बट स्टिल से कि आईआर के लिए आप एक अलग से कोई बुक पढ़े, अरे उससे अच्छा तो कोई 16, 17, 18 या 20 के अराउंड कुछ लेक्चर होंगे प्रो टीचर के जिन्होंने बुक पढ़ रखी होगी, उनसे कर लीजिए या उनके नोट्स उठा लीजिए।
और इश्यूज को जो न्यूज में है उनको पढ़ने और समझने का प्रयास करिए, वहां से हो जाएगा ये तो। ऐसा ही साइंस एंड टेक्स है, आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो आपने बेसिक तो सारा पढ़ा हुआ है, बेसिक सेल बायोलॉजी आपको सारी चीज पता है। अब जब 3 पेरेंट बेबी और प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब आपको पढ़ाई जाएगी या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आएगी। वैक्सीन और प्रोसेस ऑफ द वैक्सीन और ये इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की है, ये सारी आपने पहले पढ़ी है। अब आप मान लिया कि थोड़ा भूल गए होंगे, आपको चीजें याद हैं, लेकिन फिर भी अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बट अगेन आई से कि यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी बुक को फॉलो करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। किसी भी कोचिंग के नोट्स या किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही एनवायरमेंट में है, एनवायरमेंट में दो आई टेल यू कि जो बायोलॉजी की एक एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट के चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने बेसिक्स हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेसिक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और ये जो पार्ट है आपको इसमें इंटरनल सिक्योरिटी की मैं आपको 350 पेजेस की बुक बता दूंगा, लेकिन क्या फायदा। 4 क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में आएंगे, और अगर कोई भी सेशन यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल है, अगर आप उनको भी अटेंड कर लेते हैं तो भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाती है। मेनी रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बट इनके जो स्टैंडर्ड ये जो है, आपको इनमें हाई क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के, इसमें आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, जिसमें आपको सारी चीज कोई आपका दिमाग की क्षमता को सोचने के लिए मजबूर कर दे, दिमाग की क्षमता को विकसित कर दे। ऐसे जो आपको रिसोर्सेज है वो यूट्यूब पर देखने को कम मिलेंगे, यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एथिक्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एथिक्स में भी बहुत मुश्किल है कि यूट्यूब पर आपको फ्रीली कोई रिसोर्स आपको देखने को मिल जाए। बट आई से सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इनके लिए आपको टॉपिक जरूर देखने को मिल जाएंगे। और देखिएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड द सोशल जस्टिस पार्ट। आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं किसमें, कि आपकी ये मजबूत होने चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एंड आई होप यहां तक चीजें क्लियर। यहां तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जो यूपीएससी जो सिलेबस है उसको समझाने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम की जो 3 स्टेजेस है उनको बताया कि प्रीलिम्स एक स्टेज है, फिर उसके बाद एक स्टेज मेंस है, उसके बाद एक स्टेज है इंटरव्यू। 3 स्टेजेस है, डन, क्लियर। और इन 3 स्टेजेस को आपको बताते हुए सब्जेक्ट लिस्ट को भी हमने बाइफरकेट कर लिया कि ऐसे कौन से कोर सब्जेक्ट है जिन पे आपका फोकस होना चाहिए, जिसमें आप मिस कर ही नहीं सकते, कि जिनमें मजबूती बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, वो है ये वाले 4। उसके साथ साथ फिर हमने बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके प्री और मेंस में दोनों में आएंगे, बट आप इनके बाद इनको पढ़िएगा और इनमें आपको एज सच बुक फॉलो करने की इतनी ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेंस में आएंगे, इनमें प्लीज कोई बुक फॉलो मत करिएगा, आपको कोई एज सच बुक फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, नाउ एथिक्स कैसे समझना है, मैं आपको बुक बता दूंगा। यस, एथिक्स जो है, एथिक्स की ये बुक आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही बुक आती है एथिक्स की, लेक्सिकॉन करके बुक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं एथिक्स के लिए। उसको खत्म भी कर देंगे आप हफ्ता 10 दिन में। आपको कुछ समझ में नहीं आया उसमें क्या करेंगे, बताइए। एक 250 नंबर का डेडिकेटेड एक पेपर है एथिक्स का, लोग स्कोर नहीं कर पाते डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी, बहुत बार पढ़ा है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, बट स्टिल दे वोंट बी एबल टू स्कोर मच इन द एथिक्स। तो आपको क्या लगता है क्या जस्ट 10 दिन 15 दिन उस बुक को रीडिंग देने के बाद, उसको करने के बाद आपकी बात बन जाएगी? नहीं, इसमें भी जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, जब तक आपकी बात नहीं बनेगी। और क्रक्स ऑफ द मैटर, पूरी जो बुक लिस्ट है, हार्ड कोर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब हम चलते हैं पॉलिटी में। 4 फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिटी में बुक लिस्ट कौन सी है। पॉलिटी में हम इसको 2 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं कि आपके बेसिक्स मजबूत करने के लिए, कि आपको यही नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है। आई नो कि जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको यार पता होगा कि डेमोक्रेसी कुछ लोकतंत्र, इट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, इट मीन्स वी कैन इलेक्ट और वी कैन वोट, ऐसा आपको थोड़ा बहुत रफली आइडिया होगा। बट स्टिल आई से कि आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक में आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है वो पढ़ना चाहिए पहले पॉलिटी में, और ये एनसीईआरटी है। उसके बाद फिर आपको एडवांस बुक पे जाना चाहिए, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। देन आई मस्ट से, देखिए आपने इसको अच्छे से पढ़ा, आपके माइंड ने चीजों को एब्जॉर्ब भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। बट आई मस्ट से कि जो इंडियन लक्ष्मीकांत ये जो बुक है, नाउ मेंस के इश्यूज एनालिसिस के लिए ये बुक आज के दिन सफिशिएंट नहीं है। आपके मेंस में जीएस पेपर 2 में अच्छे नंबर नहीं आने वाले दोस्तों, इससे आपके अराउंड आ जाएंगे 85-90 तक आ जाएंगे, लेकिन आपको 100-110 टच करने के लिए आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ अगेन ये कौन विकसित करेगा? आई अगेन से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, ये मैं सच बोल रहा हूं। भले ही आपको लगे कि यस शायद हो सकता है कि केवल अन अकेडमी का प्रमोशन कर रहा, नहीं, अन अकेडमी का प्रमोशन तो है ही भाई, है ना, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने बात सुन ली तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो 2 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बाद में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये वाली जो बुक है, पहले तो ये 650-700 आई थिंक इससे ज्यादा पेज की है, 7th एडिशन तो इससे ज्यादा पेज की है।
आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको रिटेन कैसे करोगे, उसको एब्जॉर्ब कैसे करोगे, उसमें जो सारी चीजें उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बुक लिस्ट तो पॉलिटी की आपके सामने आ गई, बट इसको पढ़ोगे कैसे? खुद ही को करके बुलंद चढ़ाऊं जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा बेब उतरेगा कैसे, बड़ी संकट हो जाएगी। देन अगेन आई से कि एक स्ट्रक्चर्ड किसी टीचर ने इसको पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड बुक्स, अदर बुक्स को भी पढ़ा होगा। इलेक्शन को अगर वो पढ़ा रहे होंगे तो इलेक्शन से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजों को भी पढ़ा होगा, उनसे रिलेटेड अलग अलग बुक्स को पढ़ा होगा। अगर वो जुडिशियरी के बारे में, आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो न्यायपालिका से रिलेटेड जो बेयर एक्ट है वो भी पढ़ा होगा, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ी होंगी, और इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐड किया होगा। तो उन्होंने अपना एक कोर्स पेज डिजाइन किया होगा। 8-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उनका एज एन एस्पिरेंट और जो एज ए टीचर जो रहा होगा, उससे उन्होंने एक सब्जेक्ट का जो वो है वो डिजाइन किया होगा, सिलेबस डिजाइन किया होगा कि वो कैसे कितनी क्लासेस लेंगे, उसमें क्या क्या सीक्वेंस होगी, कैसे नोट्स बनवाएंगे वो आपको कैसे मेंस के क्वेश्चन कराएंगे, कैसे प्रीलिम्स के कराएंगे आपको क्वेश्चंस। तो आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों। समझ में आई? अदरवाइज आप ये दोनों बुक्स फॉलो कर सकते हैं, पहले बेसिक, उसके बाद इंडियन पॉलिटी ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट आपके पास है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अल से कि आपके पास 6th क्लास से एनसीईआरटी तो है, बट अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, और इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि यस जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो आप इस बार का जाकर के प्रीलिम्स के पेपर को चेकआउट कर सकते हैं। 2025 के आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। देखिए ज्योग्राफी में आपके पास 2 एनसीईआरटी बड़ी क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहली एनसीईआरटी तो देखिए द फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ये बड़ी क्रूशियल है, जिसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और ये क्लाइमेटोलॉजी, इसके बेसिक सारे यहां पर लिखे हुए हैं। और ये जो बुक है ना, ये जैम है इस बार के। अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ी, आपको एक एक लाइन का मतलब पता है, एक एक लाइन को अगर आप बोले तो अगर आपको दें एक एक लाइन, तो आप उसमें से 50 वर्ड 100 वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि यार इस वाली जो एनसीईआरटी है इसमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और कितने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इंबाइब है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एनसीईआरटी है वो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये एनसीईआरटी, इसके बाद ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ये भी बहुत क्रूशियल है। उसके बाद एक और एनसीईआरटी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पढ़नी है, और ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। उसके बाद द टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 12th, यह है इंडिया पीपल एंड द इकोनॉमी, कि इंडिया की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ज्योग्राफिकली कहां पर कैसी है, वो सारी चीजें आपके पास है। इसका मतलब ज्योग्राफी में आपको 4 एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके अलावा जो कुछ बचेगा पार्ट, वो है मैपिंग का पार्ट, जिसमें वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग बचेगी। उसके लिए आपके पास एटलस रहेगा, दैट्स ऑल। और जब ऑफकोर्स जब आप आईआर के साथ उसको इंटीग्रेट करके जब भी कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, तो ये 4 एनसीईआरटी आपके लिए ज्योग्राफी के लिए बड़ी क्रूशियल है। उसके बाद आगे चलते हैं ना, बचा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आई से ये वन मैन आर्मी है। इकोनॉमिक्स में कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बुक उठाने की कोशिश करेंगे, तो दीज बुक्स आर वर्बोज, और वो बुक में आपको हो सकता है कि अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने कहीं से पढ़ा है उसके बाद कोई बुक उठा करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको सब चीजें समझ में भी आती है। ऐसा नहीं है चीजें समझ में नहीं आती है। उसके बाद एनसीईआरटी तो इकोनॉमिक्स के लिए रिकमेंड ही नहीं करते कि यार आपको इतना ज्यादा एनसीईआरटी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बट आई मस्ट से कि इकोनॉमिक्स में अगर आप मुरनाल सर की ये जो बुक है इकोनॉमी की फॉलो करते हैं, ये और इसमें सारी चीजें फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें, दो आपको लगेगा कि दिस इज बल्कि, बट आई स्टिल से कि 2013 से पिछले जितने भी 10 साल का सारा करंट अफेयर, सारा स्टैटिक पार्ट एक स्ट्रक्चर्ड और सुसज्जित फॉर्म में आपके पास इस बुक में अवेलेबल है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और आप टॉपर्स की भी बात सुन सकते हैं कि मुरनाल सर से सब पढ़ते हैं। आप इसको डायरेक्ट फॉलो करिएगा, एंड आई से कि आप पहले लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद फॉलो करिएगा। आप कहेंगे कि यस उसके लिए तो हमें अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, मत करिएगा ज्वाइन। आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे फ्रीली मुरनाल सर के पुराने लेक्चर हैं, उनको देख लीजिएगा। बट आई से कि वो करंट से अपडेटेड नहीं है, वो 8-10 साल पुराने हैं। जो लेटेस्ट रहेंगे वही करंट से अपडेटेड रहते हैं, तो इसमें करंट से अपडेटेड भी मिलेगा। वो पार्ट आपको फिर आई एम सॉरी टू से वो समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए आपके पास है हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी की बॉम्बार्डमेंट है। पहले तो ये सारी 6th क्लास एनसीईआरटी, 7th, 8th, 9th, 10th, उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी ये सारी हैं, और ये सारी नई एनसीईआरटी हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास ये है। अब कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है? कोई बोलता है ओल्ड एनसीईआरटी, कोई बोलता है न्यू एनसीईआरटी, और ये सारी की सारी पढ़नी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसमें भी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो यहाँ पर है आपके पास, थीम्स इन द हिस्ट्री इसमें भी है आपके पास। हड़प्पन सिविलाइजेशन ओल्ड एनसीईआरटी जो है यहाँ पर, एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा, इसमें भी अवेलेबल है। तो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? देखिए जहाँ से भी पढ़े आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। पहली बात तो ये, हिस्ट्री में रिसोर्स को कंपाइल करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीलिम्स में तो इस बार इजी आए हैं, 2024 में टफ थे, 2023 में भी बहुत टफ थे, उससे पहले जाएंगे तो थोड़े क्वेश्चंस डुएबल थे, बट 2022-23 से बड़े टफ क्वेश्चंस आ रहे थे। इनफैक्ट इन बुक से भी बियॉन्ड चीजें आ रही थी। बट स्टिल आल से कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, तो आप कंपटीशन में अच्छे खासे
एक एज पे हैं, अगर आपने अच्छे से इनको कवर किया है, तो शैलो तरीके से कवर किया है तो बात नहीं बनेगी। मैं आपको मॉडर्न इंडिया के लिए ल्यूसेंट भी बता सकता हूं, बट ल्यूसेंट का जो लेटेस्ट एडिशन है, सॉरी ये ल्यूसेंट नहीं, जो ये अपने पास एक ये बुक है, आई थिंक अभी वो 800-900 पेज की बुक है। मैं उसको इसलिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका जो पहले जो एडिशन जो था वो था 1857 से और 1947 तक, वो थोड़ा ठीक था। लेकिन अभी जो बुक आ रही है उसमें लगभग 800-900, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। मतलब मैं थोड़ा सा भूल गया था, उसका नाम था स्पेक्ट्रम उस बुक का। और जो पहले थी, अभी का भी नाम स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन पहले वाली में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतना ज्यादा वर्बोज नहीं था। लेकिन आप अभी वाली जो है उसमें 800-900 पेज की हो गई है यार, उसको कैसे रिवाइज करोगे, कैसे याद करोगे, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का बोम्बार्डमेंट है। और जब तक आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं उस बुक को, तो फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम अगर फॉलो करें तो ओल्ड करिएगा, अदरवाइज एनसीईआरटी से काम चलाइएगा, बात बन जाएगी। एनसीईआरटी में, मॉडर्न इंडिया में आप इसको फॉलो करिएगा और उसके साथ साथ आप इनसे उसको सप्लीमेंट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो भी मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, उससे भी आपको रीडिंग देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से, बट आपको करना पड़ेगा। ओल्ड भी पढ़ना पड़ेगा और नया भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो अवर पास्ट जो 3 है ये भी देखना पड़ेगा आपको थीम जो थीमेटिक वो होगा, थीम वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1857 की क्रांति में यहाँ पर एक चैप्टर है, तो आपने 1857 की क्रांति का चैप्टर बनाया, यहाँ से पढ़ लिया। वही 1857 की क्रांति का चैप्टर आपने यहाँ से पढ़ा, आपने यहाँ से पढ़ा और अपने नोट्स बनाए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन आपके पास, तो पहले वहां से करिएगा। 1857 की क्रांति को पहले समझिएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, सारी चीज करिएगा। जब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, टीचर आपका ध्यान केंद्रित कर देगा एक टॉपिक के ऊपर, आपको सारे इश्यूज बता देगा, देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से पढ़िएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और उसके बाद जो अपने नोट्स हैं उसमें ऐड कर लीजिएगा चीजें, उसके बाद फिर एनसीईआरटी को कभी मत पढ़िएगा। बट उससे पहले अगर आप टीचर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब आपको ये एनसीईआरटी, ये जो मायाजाल जो दिखाई दे रहा है, इनको सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी होगी, इससे बाहर निकलने में आपको आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे। मैंने सारी बुक तो यहां पर आपको बता दी है। ऐसे ही अगर आप उससे, जैसे ये तो एंशिएंट इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया यहां पर है दोस्तों, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, फिर जो थीम्स वाइज है उसमें जाकर के उसको पढ़िएगा, और फिर उसके बाद जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, फॉर एग्जांपल अवर पास्ट 1, ये है एंशिएंट के लिए, आपको ऐसे पढ़नी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से, बट आपको कवर तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड में एक क्रोनोलॉजी वाइज है, टाइमलाइन वाइज है, और यहां पर है थीम वाइज, तो दोनों में अलग अलग है, अंतर है। मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि इशू है उसमें, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब देखिए, ये इनकी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, अच्छे से करना पड़ेगा आपको इनको। उसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स की फिर बुक लिस्ट क्या है, मैंने कहा इन सब्जेक्ट की मैं आपको कोई बुक लिस्ट नहीं बताऊंगा, ये आपके डायनेमिक टॉपिक है, न्यूज़पेपर से कवर करिए, आप कैसे भी करिए, बट आई मस्ट से कि किसी भी ना किसी टीचर की हेल्प लीजिए। इनफैक्ट पूरे सिलेबस से लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा हेल्प होगी। ये जो बुक लिस्ट है ये तभी काम करेगी, 2 तरीके से काम कर सकती है। या तो आपके सबसे पहले आपके माइंड की खुद से कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई हो, आपका माइंड इतना अच्छा चीज़ों को मैनेज करता हो, आपका माइंड इतना अच्छे से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता हो, समझता हो, आपका साधु लेवल का कंसंट्रेशन हो, गो फॉर दैट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, खुद से बैठिएगा, रूम में बैठिए, पेन उठाइए, टेबल चेयर पर बैठिए, खुद से करिए, सारी चीज़ आप कर लेंगे आराम से। बट लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा समझने में, कोई भी चीज़ें एक बार में थोड़ा सा इशू आता है, पूरी अच्छे से समझ में नहीं आती, देन आई मस्ट से कि डोंट हेजिटेट, आप जाइए, किसी की भी गाइडेंस लीजिए, किसी की भी हेल्प लीजिए, जाइएगा, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बुक्स को फॉलो करिएगा, ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। एंड यस, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहें तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अनअकैडमी पर एक सब्जेक्ट के जो भी आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप एक एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। एक टीचर से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरे टीचर से देख लीजिए वही सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, आपको एक टीचर का समझ में नहीं आया, आप दूसरे उसमें जाइएगा, दूसरे टीचर का देखिएगा, और फिर अगर उनका भी समझ में नहीं आता है तो फिर तीसरे के पास जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा ना, सारी चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास मल्टीपल टीचर्स हैं, आपके ऊपर कोई भी टीचर थोपा नहीं जा रहा है। आप जाइएगा, उसको कंप्लीट करिएगा एक टीचर से, अपने नोट्स बनाइएगा और फिर बुक्स को पढ़िएगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में मान लीजिए आपने प्रतीक नायक सर से पढ़ा, प्रतीक नायक सर से आप उनके नोट्स उठाइएगा और इस बार के जितने क्वेश्चन आए देखिएगा, सारे क्वेश्चंस कर देंगे। आप इकोनॉमिक्स के नोट्स उठाइएगा मुरनाल सर के, और उसके बाद आप इस बार के प्रीलिम्स का पेपर उठाइएगा, आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे, प्रोवाइडेड आपने क्लासेस भी करी होगी इन सर से, तब आप समझ पाएंगे कि उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड करे उनका यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हैं आप। अनअकैडमी पे सारे कस्टमाइज्ड एजुकेशन का मॉडल है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक ही जगह पर आप सारी तैयारी कर सकते हैं।
और जो आपके पास जो कोर्स फीस है वो है 19,999। इसमें आपको 12 महीने का एक्सटेंशन, वो 12 महीने का कोर्स मिलेगा, प्लस 12 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप मिलेगी। सवाल से कि आप ये कोड यूज कर सकते हैं। आपका मन करे कोई आपके पास कोई और टीचर का कोड अवेलेबल हो, बिकॉज इट्स अबाउट द मेंटरशिप, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं किसी अदर का अवेलेबल हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। 12 महीने का और 12 महीने का एक्सटेंशन मतलब 24 आवर का 24 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन 19,999 में मिलेगा। एंड यस, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों, जाइएगा इसको अवेल करिएगा। एंड यस, उसके साथ साथ अगर आप इस बार की मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपको लग रहा है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है और आपके 85 के अराउंड नंबर बनने हैं, तो आप मेंस की तैयारी के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी में 5,999 रुपए में आपको सारी चीजें प्रोवाइड मिल रही है। मतलब मेंस का जो एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है जिसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूड है, वो सारी चीजें आपको 5,999 रुपए में आपको मिलेगी। आपकी जो आंसर्स होंगे वो सारी चेक करके कॉपीज वगैरह सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ साथ कंटेंट एनरिचमेंट जो भी क्लासेज होंगी वो भी आपको मिलेगी। अब करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके सारी चीजें मिलेगी। और जो कोर्सेज की बात कर रहा था मैं, आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं। ये 31 मई को लाइव होने वाला है। आप प्रारंभ बैच से मतलब प्योर हिंदी मीडियम में अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रारंभ बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम में अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट होगा, ये प्रॉपर इंग्लिश टीम है, मतलब आपका कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में होगी। आप इससे जुड़ सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच ये भी 31 को स्टार्ट हो रहा है, 31 मई को। सो दोस्तों जाइए अपनी तैयारी को सशक्त करिए। देन आई से कि प्लीज सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन, उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा। बुक्स सभी ने, कोई टीचर भी है तो उन्होंने भी बुक से ही पहले पढ़ा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बुक को बार बार पढ़ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों से पढ़ के उन्होंने जो एक्सेप्ट कर चुका है, उनका माइंड जो एब्जॉर्ब कर चुका है उनके कंटेंट को, जो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच चुका है उस कंटेंट को, वो चीजें सारी चीजें आपको एक साथ प्रोवाइड कर जाएगी। दैट्स व्हाई आई से कि मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से करिएगा, बट कहीं से भी करिएगा प्रो और एक्सपर्ट टीचर से, जो फाउंडेशन में आपको जीरो से और एडवांस लेवल तक बता सके। अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एडवांस लेवल की है और आपका लेवल बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। सो फाउंडेशन में क्या करना होता है कि फाउंडेशन में आपको देखना है ना किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होना आपको कि मैंने तो फाइनल लिस्ट में जो है मेरी रैंक आई हुई थी, ठीक है, और इसीलिए आप मुझसे पढ़िए बिकॉज आई एम द मोस्ट क्रेडिबल वन। ठीक है, अच्छी बात, आप क्रेडिबल वन है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी आप समझा ही नहीं सकते। आप एलीट हैं, आपकी जो पढ़ाने की जो स्किल्स हैं वो उत्तम लेवल की और एलीट है। अब किसी बच्चे को बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना, उसको आप समझा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं हो रहा। रूरल बैकग्राउंड और गांव के दूर दराज जो क्षेत्रों के जो बंदे हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट्स द मेन पॉइंट इज कि आपको अपनी तैयारी कहां से करनी है। आपको अपनी तैयारी वहां से करनी है जहां से फाउंडेशन में आपको चीजें समझाई जाए, आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर किया जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो। उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स आते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस में आपको किन की हेल्प लेनी है, वहां पर जिन्होंने मेंस लिखा है या कैसे क्या किया वो बाद की बात है। लेकिन फाउंडेशन में आपके पास ऐसे अध्यापक, ऐसे टीचर, ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे आपको समझाने वाले होने चाहिए जो बिल्कुल जीरो से, अगर आपको कोई भी चीज ना आती हो तो वो सारी चीजें अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।